गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण खंड के अंतर्गत आज हम वाक्य रचना के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा है शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे सार्थक इसलिए कहा है कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो सार्थक ही होते हैं और वाक्य उसी को कहा जाएगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और व्यवस्थित यानी कि उसमें जो सभी जितने भी उसमें हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो एक व्यवस्थित रूप से लगे होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य देखिए कि यह बस अड्डा है, तो इससे हमें पता चल रहा है वाक्य कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर हम पहली चीज़ है सार्थक और दूसरी चीज़ है व्यवस्थित, अगर हम यहाँ पे इस वाक्य को ऐसे न लिख के यह लिख देते कि अड्डा बस है यह, तो उस जो पूरे वाक्य का ना तो कोई अर्थ निकलता है और वह अर्थ क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें शब्द जो है व्यवस्थित रूप में नहीं है। इसलिए कहा है कि सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। इसी तरह के और भी वाक्य हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य के खंड, तो वाक्य को दो खंडों में विभाजित किया जाता है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब हम जानेंगे उद्देश्य के बारे में कि उद्देश्य क्या होता है। तो देखें उद्देश्य की परिभाषा, वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब हम इस वाक्य को देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। तो इस वाक्य में जो सरोजिनी नायडू शब्द है ये क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विधेय के बारे में। तो विधेय क्या होता है, विधेय होता है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे यह वाला उदाहरण है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, तो इस वाक्य में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ उद्देश्य, और इसमें विधेय क्या होगा कि उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, यानी कि इसमें जो विधेय होगा वह होगा कि को नोबेल पुरस्कार मिला। अब हम जानेंगे, तो ये दो चीज़ें होती हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उद्देश्य, और उसके अलावा उसमें वाक्य में जो कुछ उद्देश्य के विषय में कहा जाता है वह क्या होता है, विधेय होता है। अब हम जानेंगे इसमें कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो रचना के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम सरल या साधारण वाक्यों के विषय में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, कर्ता और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। और उद्देश्य और विधेय के विषय में मैं आपको अभी ऊपर बता ही चुकी हूँ। जैसे यह वाला वाक्य है, बंदर घूम रहा है, और दूसरा वाक्य है सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में बंदर जो शब्द है वह क्या है, उद्देश्य है, और जो बाकी है उसके बारे में जो बताया गया है घूम रहा है वह क्या हो गया, विधेय। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कर्ता होता है और एक ही विधेय होता है, यानी कि सिर्फ बंदर के विषय में बताया गया है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्हें सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है।
जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यह भी क्या हुआ, यह भी सरल या साधारण वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें पुस्तक को पढ़ने वाला सिर्फ सोहन ही है। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे कि बंदर नाच रहा है परंतु मदारी चुपचाप बैठा है। संयुक्त वाक्य हो गया, क्यों? एक तो इसमें एक से ज़्यादा उद्देश्य और विधेय हो गए कि हाँ बंदर के विषय में बता रहे हैं, मदारी के विषय में बता रहे हैं, है ना। साधारण वाक्य सरल वाक्य में सिर्फ एक ही आता था। दूसरी चीज़ ये है, अब एक से अधिक उद्देश्य और विधेय संयुक्त वाक्य में भी आते हैं और मिश्रित वाक्य में भी आते हैं, लेकिन इन दोनों में भी भेद है। तो एक तो ये है कि इसमें जो दोनों वाक्य होंगे वो किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि परंतु और, ये जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक शब्द। जैसे सुरेश कविता पढ़ता है और दिनेश चित्र बनाता है, तो इसमें क्या है, और है समुच्चय बोधक शब्द। तो इस तरह के जो वाक्य जिनमें परंतु और शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य आश्रित हो या गौण हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। उन्होंने कहा है कि एक तो प्रधान वाक्य यानी कि एक तो मुख्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित। आश्रित का मतलब रहता है कि उस एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर रहता है, यानी कि जो दूसरा वाक्य है वह उस एक वाक्य के बिना वह पूरा नहीं हो सकता या अपने एक सार्थक अर्थ को नहीं देता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि मैंने देखा कि चिड़िया पेड़ पर फुदक रही है। अब इसमें इसका एक और वो है याद करने का कि इसमें की, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य। अब यहाँ पे है कि मैंने देखा कि चिड़िया पेड़ पर फुदक रही है। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक वाक्य आश्रित या गौण हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। प्रधान वाक्य हो गया जो मुख्य होता है, आश्रित का मतलब हो गया कि उसमें एक जो वाक्य होता है वह दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है, उसके बिना वह पूरा नहीं होता है, अपने अर्थ को सही से नहीं देता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो उदाहरण है कि मैंने देखा कि चिड़िया पेड़ पर फुदक रही है। तो इसमें एक जो शब्द है, एक जो यह वाक्य है मैंने देखा और एक वाक्य चिड़िया पेड़ पर फुदक रही है। तो इसमें जो मैंने देखा यह जो वाक्य है यह प्रधान वाक्य है और चिड़िया पेड़ पर फुदक रही है यह क्या है, यह आश्रित या गौण यानी कि जो मुख्य नहीं होता है वाक्य है, क्योंकि यह वाक्य अपना पूरा अर्थ देने के लिए, सही अर्थ देने के लिए पहला शब्द जो है इसके ऊपर निर्भर है। और इसमें हमने मिश्रित वाक्य में कि, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनसे भी इसकी पहचान की जाती है। संयुक्त वाक्य में परंतु और का प्रयोग किया जाता है, मिश्रित वाक्यों में की, क्योंकि का प्रयोग किया जाता है, जबकि सरल या साधारण वाक्यों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दूसरा उदाहरण है कि मनोज ने मेरे घर नहीं आया क्योंकि वह सुबह से सो रहा था। तो इसमें मनोज मेरे घर नहीं आया यह कैसा है, यह प्रधान वाक्य है मुख्य, क्योंकि वह सुबह से सो रहा है। यह क्या है, यह आश्रित वाक्य है या गौण वाक्य है।